वैरागिनी आपके बीच में फिर से एक वीडियो लेकर आई हूँ। आप सभी का बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत स्नेह मिल रहा है, जो कि मुझे नए नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। और एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई एनर्जी के साथ मैं आपको पढ़ाने के लिए रोज़ आ जाती हूँ। तो ऐसे ही अपना ध्यान रखना और अपनी पढ़ाई जारी रखो। तो आज हम पढ़ रहे थे सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में। हमने पढ़ा कौन कौन से वैकल्पिक केंद्र थे जिन्होंने अमेरिकी वर्चस्व को कहीं ना कहीं रोका है या उसको कम किया है। तो वो थे, हमने पढ़ा था कि यूरोपीय संघ था और आपकी आसियान था। आज जो हम पढ़ेंगे वो है चीन की उभरती हुई अर्थव्यवस्था। हम सभी को पता है कि चीन किस तरह से आर्थिक रूप से तीव्र गति से बाहर ऊपर बढ़ा है और जिसको देखते हुए अमेरिका को भी खतरा उत्पन्न होने लगा है अपनी स्थिति को बरकरार रखने के लिए। तो आइए जानते हैं कैसे कैसे चीन ने अपने आप ऊपर बढ़ाया। तो सबसे पहले देखते हैं कि 1949 में चीन का उदय हुआ। माओ के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति हुई थी और वो स्वतंत्रता प्राप्त की थी उन्होंने, और सोवियत मॉडल को अपनाया था क्योंकि साम्यवादी क्रांति थी जो कि सोवियत संघ से प्रेरित थी, माओवाद से प्रेरित थी। तो इस तरह से उन्होंने जब शुरू किया अपना विकास यात्रा, तो साम्यवादी मॉडल के चलते उन्होंने पूंजीवादी देशों से अपने आप को अलग कर रखा था। तो फिर वो उनके पास कोई चारा नहीं था कि अपने पास जो उपलब्ध संसाधन है उनका ही वो यूज करें, क्योंकि उनके पास कोई विदेशी मुद्रा नहीं थी, कोई बाहर से कोई प्रत्यक्ष निवेश नहीं था, अप्रत्यक्ष निवेश नहीं था। तो उन्होंने अपने ही संसाधनों का उपयोग करके आगे बढ़ना शुरू किया। उनकी जो नीति थी वो थी कृषि को बढ़ावा देना, कृषि का जो राज्य के नियंत्रण में कृषि करना, कृषि से जो बचत हो उसको उद्योगों में लगाना, ऐसी उनकी नीति थी। लेकिन ये नीति कितनी कारगर सिद्ध होती है ये तो बात की बात है। लेकिन धीरे धीरे चाइना ने एक अच्छा किया कि उनके पास चूंकि विदेशी पूंजी नहीं थी, तो उन्होंने अपने यहाँ के संसाधनों को, बाहर से तकनीकी को और अन्य सामानों को खरीद नहीं सकते थे विदेशी पूंजी के अभाव में, तो उन्होंने वहीं पर अपना उन सामानों का उत्पादन अपने ही देश में करना शुरू किया और इस तरह से अपने यहाँ जितने भी संसाधन उपलब्ध थे उनका संपूर्ण दोहन किया। और इस तरह से धीरे 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 करके वो आर्थिक रूप से आगे बढ़ने लगे। उनकी खेती भी चूंकि फायदा दे रही थी, तो कृषि से जो उपज होती थी उसका जो बचता था उससे वो अपने उद्योगों में लगाते जा रहे थे। तो इस तरह से चाइना धीरे धीरे करके उसने एक बहुत तेजी से विकास किया और उसके बाद उसने जो है वहाँ अपनी बेरोजगारी, शिक्षा, इन क्षेत्रों में काम किया, समाज कल्याण के क्षेत्र में काम किया और विकसित देशों से भी आगे वो बढ़ने लगा था, है ना। लेकिन कहते हैं ना कुछ हर चीज़ में कमियां होती हैं, जैसे कि हमने साम्यवादी उसमें सोवियत संघ में भी देखा था। तो यहाँ भी वो सारी चीज़ें दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ भी वही राज्य नियंत्रित व्यवस्था थी। तो उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं, कहीं ना कहीं तानाशाही होती है, नौकरशाही होती है। तो यहाँ भी वही चीज़ हुई। तो चीन जो है बहुत तेजी से उत्थान कर रहा था। उसने पहले विदेशी पूंजी के अभाव के कारण घरेलू संसाधनों का जो है प्रयोग किया और औद्योगिक उत्थान की दिशा में आगे बढ़ा। रोजगार, शिक्षा, समाज कल्याण में वो विकसित देशों से भी कहीं ज्यादा आगे निकल गया था। ठीक है। आर्थिक विकास उसका जो है 5 से 6% वार्षिक हो रहा था, लेकिन चूंकि उसकी जनसंख्या भी तीव्र गति से बढ़ रही थी, 2 से 3% वार्षिक दर ने उसके जो विकास दर को है वो, उस गणित को है वो बिगाड़ दिया। 5-6% उसको विकास दर मिल रही थी और 2-3% प्रति वर्ष जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी। तो कहीं ना कहीं जनसंख्या की वृद्धि जो है वो विकास में बाधा होती है, क्योंकि जितना उत्पादन हो रहा है, जितना हमको अर्थ मिल रहा है, वो बढ़ती हुई जनसंख्या में बढ़ना पड़ेगा। तो हमको 100 लोगों के लिए हम कर रहे हैं, वो हर बार जो है 150-200 बढ़ते चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विकास दर में इसमें फर्क पड़ता है और लोगों के बीच बेरोजगारी बढ़ी, है ना, असंतोष बढ़ा और परेशानियां बढ़ी। धीरे धीरे उसने कुछ चेंज किए और 1970 में आके 1970 के दशक में बड़े नीतिगत निर्णय लिए गए, है ना। वहाँ के जो नेता थे उन्होंने बहुत बड़े नीतिगत निर्णय लिए कि अब समय है, हमें कुछ करना चाहिए, है ना। इस तरह से तो विकास होना मुश्किल है कि हम अपने आप को अंदर ही अंदर इस समाजवादी साम्यवादी मॉडल पर कितना विकसित कर पाएंगे, क्योंकि उनकी जो जनसंख्या है काफी तीव्र गति से बढ़ रही थी। 1972 में अमेरिका ने से उन्होंने संबंध बनाए, अमेरिका से संबंध बनाए और इस पहली बार पाश्चात्य देशों से या पूंजीवादी देशों से संबंध बढ़ाने की दिशा में वो एक कदम आगे बढ़े। और 1973 में वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे चाउ एन लाई, उन्होंने कृषि,
विज्ञान, प्रौद्योगिकी और सेना के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में प्रस्ताव पास किए। और 1978 में जो श्याओपिंग थे, जो चीन के तत्कालीन नेता थे, उन्होंने आर्थिक सुधार और खुले द्वार की नीति की घोषणा कर दी। कब कर दी? 1978 में। जो सोवियत संघ में 1989-19 में हुआ था, वो चीजें इन्होंने 1978 में ही कर दी थी, है ना, खुलापन किया था। लेकिन इन्होंने वो गलतियां नहीं की थी जो सोवियत संघ ने की थी। इन्होंने एकदम से नहीं खोला था। इन्होंने क्या किया था, शॉक थेरेपी जो दी गई थी, उस शॉक थेरेपी का यूज ना करके इन्होंने क्रमबद्ध तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को खोला, चरणबद्ध तरीके से, धीरे 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 धीरे। तो जो खोले गए द्वार बाहरी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए, वो सिर्फ उन क्षेत्रों में खोले गए जहां स्पेशल इकोनॉमिक जोन था, विशेष आर्थिक जोन थे, जहां उद्योग उन्होंने लगा रखे थे। सिर्फ वहीं पर उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को विदेशी जो पूंजीवादी जो मॉडल है उसके लिए खोला। ठीक है, तो इस तरह से खुलेपन के द्वार की नीति की घोषणा हुई 1978 में। और अब विदेशी पूंजी प्रौद्योगिकी के द्वारा उसने अपनी उत्पादकता पर, अपने उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया, है ना। और हम द्रुत गति से जो है उसका विकास हुआ। और चीन ने जो है अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से खोला। 1982 में उसने कृषि का निजीकरण कर दिया। अब खेती जो है वो निजी हाथों में थी और इसके परिणाम काफी सकारात्मक आए। और लोगों को अब जो है लोगों को काफी लाभ हुआ। जो पूंजी बचती थी, जो कृषि से जो बचत होती थी, उसको उन्होंने उद्योगों में लगाया। और इस तरह से उनकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी आई और ग्रामीण उद्योगों को संबल मिला। जो पैसा बचता था वो उद्योग में लगाते थे। तो इस तरह से वो जो कृषि थी, कृषि तो बढ़ ही रही थी, साथ ही कृषि से संबंधित अन्य उद्योग भी बढ़ रहे थे। तो दोनों जगह विकास हुआ, यानी इनका शहरीकरण भी उद्योगों के क्षेत्र में भी डेवलप कर रहे थे और इधर खेती में भी। तो जब चौतरफा विकास हुआ तो इनकी अर्थव्यवस्था ने बूम किया, बहुत आगे बढ़े। और 1998 में इन्होंने उद्योग संबंधी अवरोधों को सिर्फ स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए खोला, यानी सेज के लिए खोला। ठीक है, 1982 में कृषि का निजीकरण किया, जिसके परिणाम काफी सकारात्मक आए। उसके बाद 1998 में इन्होंने उद्योगों के अवरोधों के, यानी जो बिजनेस के लिए जो कुछ पाबंदियां होती हैं, उनको धीरे धीरे खोला। लेकिन पूरी तरह से पूरे देश के लिए नहीं खोला, सिर्फ उन जगह के लिए खोला जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखा कि कृषि और उद्योग दोनों ने चीन में एक अच्छी बढ़त की। और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए अब बाहर से जो कंपनियां हैं वो आने लगी थी चीन में व्यापार करने के लिए, वहाँ उद्योग के लिए, अपनी फैक्ट्रियां लगाने के लिए। वो बहुत बड़े आकर्षण का केंद्र बन गया था। तो ये जब हुआ तो धीरे धीरे चीन ने इतनी विकास किया, इतनी तेजी से बढ़ा कि कहीं ना कहीं वो जो एशिया है, पूरे एशिया में एक अपना प्रभाव रखा। चूंकि उसने विकास किया तो पूरे एशिया क्षेत्र में उसने विकास के इंजन के रूप में काम किया। और चाहे आसियान हो या उन सभी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं इसकी अर्थव्यवस्था के उभार से संबंध मिला। और 1997 में जो आर्थिक मंदी का दौर गुजरा था, उस समय आसियान को इसकी आर्थिक उभार से काफ़ी मदद मिली। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे जो चाइना है उसने अपना क्रमबद्ध विकास किया। पहले समाजवादी मॉडल था, उसको धीरे 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 पूंजीवादी मॉडल की तरफ खोला और अपने देश का विकास किया। आज जो वर्तमान में देखते हैं उसने जो मॉडल अपनाया है और जिस गति से बढ़ रहा है, तो ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि 2040 तक जो चाइना है वो पूरी विश्व व्यवस्था में सबसे नंबर 1 पर होगा और अमेरिका से भी आगे निकलने की उसकी संभावनाएं हैं। तो हमने ये सारा पढ़ा। आगे हम देखते हैं कि भारत और अमेरिका के संबंध, भारत और चीन के संबंध, कि चीन के साथ भारत के संबंध कैसे थे, कैसे हैं, कैसे होंगे, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि हम चीन को पढ़ रहे हैं ना, चीनी अर्थव्यवस्था को पढ़ रहे हैं। तो चीन को हम देखें तो जिस समय 1947 में भारत आज़ाद हुआ और उसके ठीक 2 वर्ष बाद 1949 में चीन में जो है क्रांति हुई, माओवाद के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति हुई और वहाँ से अंग्रेजों को खदेड़ दिया गया और चीन अब स्वतंत्र था। तो कहीं ना कहीं हमसे 2 वर्ष बाद जो है वो आया था। ठीक है, और एक चीज और है यहाँ पर 2001 में चीन जो है वो विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना।
और इस प्रकार से उसने क्रमबद्ध तरीके से जो है अपने आप को खोलने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया। ठीक है, ऐसे नहीं हुआ कि एकदम से हुआ, जाके 2001 में वो विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना और क्रमबद्ध तरीके से उसने अपने द्वार पूरे विश्व के लिए खोले। तो इसका परिणाम यह हुआ कि उसको बहुत लाभ हुआ। लेकिन जैसा कि कहते हैं कि जैसा चीन जो है बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा था, नाटकीय क्रम से उसकी अर्थव्यवस्था जो है ग्रो कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं हर चीज़ के विरोधाभास होते, तो वहाँ भी बेरोजगारी बढ़ी क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही थी। तो बेरोजगारी करीब 10 करोड़ लोग जो है वहाँ बेरोजगार थे हैं। और महिलाओं के अगर कामकाज की बात करें तो वहाँ पर उतनी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं हैं जो यूरोप में 18वीं और 19वीं शताब्दी में स्थिति थी महिलाओं की, वो वहाँ पर है, चल रही है ना। तो इस तरह से हम देखेंगे कि संपूर्ण विकास एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक बहुत अच्छा दिख रहा है, दूसरा डार्क साइड उसका हमको दिखाई नहीं देता है या पूरा मीडिया प्रचारित नहीं करता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि उसने तरक्की तो की है, लेकिन जो बेरोजगारी है, जो पिछड़ापन है, कहीं ना कहीं उसको समस्याओं का सामना उसको भी करना पड़ता है। आइए हम पढ़ते हैं भारत और चीन के संबंध। भारत के चीन के साथ संबंध, ठीक है। चीन के साथ संबंध है, चीन के साथ संबंध। तो चीन के साथ संबंधों की अपन बात करें तो दोनों लगभग साथ साथ स्वतंत्र हुए थे। और चीन में जो साम्यवादी क्रांति हुई थी उसके बाद उसने अपना साम्यवादी मॉडल अपनाया था। भारत उस समय अवसर तलाश रहा था गुटनिरपेक्षता के थ्रू और आगे बढ़ रहे थे। तो संबंधों की बात करें तो इनके संबंध आज के नहीं हैं, चूँकि भारत हो या चाइना हो, दोनों ही जो जापानी या यूरोपीय साम्राज्यवाद से पहले बहुत बड़ी शक्तियां हुआ करती थी, अपने आसपास के क्षेत्रों में प्रभाव रखते थे। यहाँ के राजवंश जो है उनके दूर दूर तक कीर्ति और यश फैला हुआ था। तो इनके संबंध सिर्फ राजनीतिक ही नहीं थे बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक भी थे। लेकिन इनका प्रभाव जो है दूर दूर तक था, पर ये कभी टकराए नहीं आपस में, है ना, किसी भी मुद्दे पर प्रभावों को लेकर कभी टकराए नहीं। और इसलिए ये हुआ कि इनके संबंधों में इनको जानने का मौका नहीं मिला एक दूसरे को, क्योंकि अलग अलग रहे तो एक दूसरे को जानने का मौका नहीं मिला। और जब स्वतंत्रता के बाद ये दोनों संपर्क में आए तो फिर 19वीं 20वीं सदी में जब ये टकराए दोनों, तो 1962 में जैसा कि हम देखते हैं, सबसे पहले शुरू में बांडुंग सम्मेलन के तहत वो सब पंचशील के सिद्धांत आए थे और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लग रहा था 1955 में। लेकिन उसके साथ ही साथ जो चाइना है उसने तिब्बत पर अधिकार कर लिया था, हड़प लिया था उसको, और दलाई लामा भारत में आकर शरण ली थी, जिसके चलते चीन की किरकिरी भारत बन गया था। और 1962 में उसने भारत पर अटैक किया था, ठीक है। 1962 में भारत चीन युद्ध, और इसका परिणाम क्या हुआ था, हमको करारी हार का सामना करना पड़ा था, है ना, करारी शिकस्त मिली थी, हमें शिकस्त मिली थी, है ना, इसको भारत को इसमें कहीं ना कहीं सैनिक रूप से करारी शिकस्त मिली थी। और इसके परिणाम स्वरूप जो है 1976 तक इनके सभी प्रकार के कूटनीतिक संबंध खत्म हो गए थे, ठीक है, सभी प्रकार के कूटनीतिक संबंध जो है समाप्त हो गए थे। लेकिन धीरे धीरे हुआ ना कि फिर आगे बढ़ाना ही पड़ता है। भारत भी चूंकि आगे बढ़ रहा था अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, और भारत चाइना का बहुत बड़ा बाजार हो सकता था, उसकी जो महत्वाकांक्षाएं थी उसने भी एक दूसरे को जोड़ने की दिशा में काम किया। और 1981 में सबसे पहले सीमा विवादों को दूर करने के लिए वार्ता की श्रृंखला शुरू हुई 1981 में। 1962 के बाद 76 तक जो है बिल्कुल बंद रहे सारे संबंध। 1981 में सीमा विवाद को हल करने के लिए वार्ता शुरू हुई, ठीक है, सीमा विवाद हल के लिए वार्ता शुरू। और 1988 में जो राजीव गांधी थे हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री, उन्होंने चीन की यात्रा की। 1998 में राजीव गांधी जी ने चीन का दौरा किया, ठीक है, और इससे संबंधों में एक नई गर्माहट पैदा हुई, ठीक है। और भारत चीन संबंधों को सुधारने की दिशा में
कार्यक्रम आगे बढ़ा और सांस्कृतिक और आर्थिक जो सहयोग है उसके आदान प्रदान की शुरुआत हुई। और आगे चल के 1999 से भारत और चीन का जो व्यापार है, ठीक है, द्विपक्षीय जो व्यापार है उसमें बढ़ोतरी हुई। तो जो 1999 में 30% था वो अब जाके 2006 में 2006 में कितना था, वो 18 अरब डॉलर था। कितनी बढ़ोतरी हुई है ना, 18 अरब डॉलर का व्यापार बढ़ा। यानी कहने का अर्थ ये है कि धीरे धीरे जो है बढ़ता जा रहा है। तो आप देखेंगे इस चीज को कि किस तरह से भारत चाइना ने, भले ही सीमा विवाद हो, कई जगहों पे हम देखते हैं कि चीन जो है ऐसी नीति अपनाता है, जैसे पाकिस्तान के परमाणु उसमें सहयोग देने में कहीं ना कहीं हाथ है, म्यांमार से बांग्लादेश के साथ उसके जो सैन्य संबंध उसने बनाए हैं, इन सब चीज़ों से भारत के हित कहीं ना कहीं टकराते हैं। और लेकिन फिर भी वो इतने बड़े मुद्दे नहीं हुए कि दोनों के बीच में युद्ध जैसी संभावनाएं बने या कुछ भी हो। और हम देखते हैं कई बार सीमा विवाद के बाद भी दोनों के आर्थिक संबंधों में कोई कमी नहीं आई है और लगातार जो व्यापार है दोनों का वो बढ़ता रहा। लेकिन वर्तमान में जो हम परिस्थितियां देख रहे हैं अभी, जो गलवान घाटी में हुआ था और बीच में छोटे छोटे जो उनके साथ झड़प होती है उनके सैनिकों के साथ सीमा विवाद को लेकर, तो वो चलती रहती है और हमारे थोड़े से कड़वाहट हो जाती है। लेकिन चाइना कभी भी सामने नहीं आता, वो हमेशा दोहरी नीति अपनाता है। इधर सैनिक अपनी कार्रवाई करते हैं सीमा पर, उधर वो हाथ फेरता रहता है कि नहीं हम बहुत अच्छे संबंध हैं, हम सब ठीक कर लेंगे। तो उसकी प्रारंभ से ही ऐसी नीति रही है। आप 1955 में देखें, वो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा रहे थे, नेहरू जी आश्वस्त थे, और उधर 1962 में उसने अटैक कर दिया था। अभी भी यही चल रहा था, गलवान में सैनिक वो कर रहे थे और सार्वजनिक रूप से वो अपने आप को अच्छे संबंधों के लिए, वार्ता के लिए आमंत्रित कर रहा था। तो चाइना का जो विवाद है वो अरुणाचल प्रदेश पर कुछ क्षेत्र को जो है वो भी अपना मानता है, भारत अपना दावा करता है। लद्दाख में जो अक्साई चीन क्षेत्र है उस पर भी वही स्थिति है। तो इन चीज़ों के चलते टकराव होता है। लेकिन आज जो भारत है वो विश्व की बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं या पूर्ववर्ती जो प्रधानमंत्री थे, सभी ने जो है विश्व विदेशों में जाकर अपना वर्चस्व बढ़ाया है। और अमेरिका जो बहुत बड़ी शक्ति है वो कहीं ना कहीं अब भारत के पक्ष में है। और कोरोना के जो केस हुआ है कि ऐसा जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि कोरोना जो बढ़ा है उसका कारण चाइना है और उसकी मार जो है पूरा विश्व झेल रहा है और सबसे ज़्यादा अमेरिका को क्षति पहुंची। तो हम पूर्व में भी पढ़ चुके हैं कि अगर अमेरिका को कोई छेड़ता है तो वो छोड़ता नहीं है। तो वर्तमान में वो चाइना जो है वो अमेरिका की आंखों की किरकिरी बना हुआ है। अमेरिका मौका ढूंढ रहा है कि कैसे इस पर अटैक किया जाए। चारों तरफ से अभी घेरना शुरू कर दिया था। और कूटनीतिक या रणनीतिक हम अपनी विजय कहें कि उसने 2 किलोमीटर पीछे अपनी सीमाएं हटाई, क्योंकि भारतीय एयरफोर्स के जो जहाज़ थे वो सीमा पर पहुंच गए थे और पूरी तैयारी में थी भारतीय सेनाएं अपने दमखम में। और सारे जो देश थे वो हमारे सपोर्ट में आ गए थे, चाहे वो रसिया हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो या अमेरिका हो। तो इस तरह से आज वर्तमान स्थिति में देखें तो चाइना की वो हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है कि वो उसके साथ, भारत के साथ 1962 को दोहरा सके। फिर भी हमें आश्वस्त नहीं रहना चाहिए और चीन के साथ हमेशा सतर्कता बरतनी पड़ेगी। फिर भी व्यापारिक संबंध अभी वर्तमान में देखो, एक कितने बड़े आर्थिक प्रतिबंध उसके ऊपर लगाए हैं। ये पिछले करीब 1-2 दशक में पहली बार हुआ है कि चाइना के ऊपर चाइना का आर्थिक बहिष्कार किया गया। उसके साथ व्यापारिक संबंध भी खत्म किए गए हैं और उसके जो बहुत सारे ऐप थे, चाइनीज़ ऐप, वो सब बंद करवा दिए गए। जिसका टिकटॉक एक बहुत बड़ा उदाहरण है, आप सब जानते होंगे बच्चे लोग। तो वर्तमान में इसी के चलते जो आर्थिक बहिष्कार हुआ उसको बहुत बड़ा नुकसान उसको उठाया और इसीलिए उसने अपनी सेनाएं पीछे हटाने पर मजबूर हुआ। तो ये हम पढ़ रहे थे कि विश्व की एक ऐसी 3 चीज़ें हैं जो अमेरिका के वर्चस्व को कम करने में सहायक हैं और सत्ता के विकल्प के रूप में उठ रहे हैं। यही कारण है, चीन भले कितनी भी हरकतें करता हो, पर चाहे जापान हो, अमेरिका हो या आसियान हो, उसकी सारी गलतियों को माफ़ करते हैं, सारे विवादों को दरकिनार कर देते हैं, क्योंकि वो आर्थिक रूप से बहुत आगे उठ रहा है और अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहा है। तो उसको कोई भी अवहेलना नहीं कर सकता है, कहीं ना कहीं झेलते ही है। इसी के साथ हमारा अध्याय 4 समाप्त हुआ है। धन्यवाद सभी का। पढ़ते रहिए और ऐसे ही सतर्कता बरत रहिए। नमस्कार।